मैं लाया हूँ आज आप लोगों के लिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं 2 से 3 मिनट टाइम आप लोगों को दे रहा हूँ। नहीं चलो एक एक करके बना लेते हैं, फटाफट आंसर देना तो मुझे। हाईएस्ट ई बाई एफ रेशियो किसका हो सकता है, फटाफट। सर हाइड्रोजन। यस वेरी गुड, हाइड्रोजन विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ई बाई एफ रेशियो होती है चार्ज बाय मास। तो इस पे तो चार्ज जीरो है, इस पे तो चार्ज जीरो है। कोई चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं, न्यूट्रल एटम्स है, तो न्यूट्रल एटम है तो चार्ज जीरो है, तो ई बाई एम भी जीरो ही होगा। जीरो को कोई भी चीज से डिवाइड करोगे तो जीरो ही आता है ना। और ये दोनों में चेक करना था, हीलियम पे 2 यूनिट चार्ज दिख रही है आपको, He2+ पे 2 यूनिट चार्ज दिख रहा है हमें, और इसकी मास एटॉमिक मास के बराबर मान सकते हैं 4U, तो 4। ओके, तो हाफ आ गई इसकी, और हाइड्रोजन का H+ का 1 यूनिट चार्ज और 1 यूनिट मास, एक ही प्रोटॉन होता है, तो 1/1 तो 1 आ गया। तो हाईएस्ट की बाय रेशियो H+ की आ गई। क्लियर है बेटा, समझ आई सबको? यस सर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन, थोड़ी ट्रिकी है, थोड़ा दिमाग लगाओ बन जाएगा। क्या हो सकता है इसका आंसर? सर डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर किसने बोला, नाम बताओ। मानक आरोही। मानक, मानक आरोही। गुड आंसर, डी आंसर इज द राइट आंसर। और देखो कैसे होगा, हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -k/Z² और k के जगह में हम लोग 1/4πε0 लिख सकते हैं। Z जो होती है 3 होती है लिथियम के लिए, तो into 3e² by r, तो -3e²/4πε0r, -3e²4πε0r। देखो कितना कंफ्यूज कर रहा है, r² कर दिया है, r रखा है, यहाँ e² हटा दिया, देखते हो कितना कंफ्यूज करता है सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसे होते हैं एग्जाम्स में, ऐसे कहानी चलते रहते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान देना। which proves the dual nature of, सर ऑप्शन सेकंड। बी। ये सी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। which proves the dual nature of radiation, dual nature of radiation कौन प्रूव कर रहा है? इंटरफेरेंस वेव नेचर प्रूव करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर प्रूव करता है। ये वाला ऑप्शन। रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ 2000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ टू दैट ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम इज क्या होगा? सर ऑप्शन सेकंड 1/2। ओके, थोड़ा सा 2 मिनट रुकना, थोड़ी सी वीडियो पॉज हो गई होगी। ओके, सर ऑप्शन सेकंड। ओके थैंक यू। चलिए ऑप्शन सेकंड, चलो चेक करते हैं। तो E1/E2, E1/E2 रेशियो पूछा, रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ इतना टू इतना, तो E1/E2 को यदि नॉर्मल मेथड हम लगाए तो Sc/λ1 डिवाइडेड बाय Sc/λ2। ओके, यही फॉर्मूला होगा ना, डिवाइड होगी। तो अब देखो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगी, Sc/λ1 into λ2/Sc, Sc गया Sc, तो λ2/λ1, λ2 आपका क्या है 4000 है, 4000 डिवाइडेड बाय 2000, तो 2:1 होगा बेटा, ऑप्शन 2 नहीं, ऑप्शन 3। ओके यस सर, ठीक है ना, उल्टा में भूल जाता है। जितना कम होगा एनर्जी उतना ज्यादा होगा। ओके यस सर, यस। ठीक है, देखो इतनी छोटी छोटी गलतियां होते हैं और क्वेश्चन हाथ से स्लिप कर जाते हैं, तो ये ध्यान देना, ठीक है। चलिए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आज हम लोगों ने किया, और बहुत टिपिकल पार्ट हम लोग आज टच करने वाले। लाइन स्पेक्ट्रम एक टिपिकल पार्ट मानी जाती है, बच्चे थोड़ा हड़बड़ाते हैं इसमें, तो आराम से देखिएगा, समझ जाओ, ठीक है। बाल्मेर सीरीज क्या होता है? क्या बोल रहे हो बेटा? बाल्मेर सीरीज क्या होता है? सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो।
सर बाल्मेर सीरीज एक सेकंड मिटा दिया हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? सर बाल्मेर सीरीज BALMER सीरीज पढ़ाई कहाँ है? आएगा बालमेट सीरीज बेटा, पढ़ाई नहीं है अभी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में, बट लाइन स्पेक्ट्रम टॉपिक इज समथिंग एल्स। पर टॉपिक का जो नाम है वो पहले देखो। इस टॉपिक का नाम एविडेंस फॉर क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। लंबा चौड़ा नाम है इस टॉपिक का। ओके, अब ये टॉपिक है क्या इसको हम लोग समझेंगे। उससे पहले कोई चीज आपसे मैं पूछता हूं, हाइड्रोजन की यदि पहले घर की एनर्जी की बात हो तो कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे घर की -3.4 इलेक्ट्रॉन। -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -0.8। देखो, अब यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो। हम लोगों ने ये मैथमेटिकली डिराइव किया कि एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन का रहेगा हाइड्रोजन एटम के केस में, वो कुछ ही पर्टिकुलर वैल्यूज ले सकता है। जैसे या तो पहला घर में -13.6 है, तो उसके बाद जो दूसरा घर आया वो डायरेक्ट -3.4 है। इसके बीच का जैसे बोलो कोई 9.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसा कोई घर है जहां पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, वैसा कोई घर है क्या? नो सर। सिंपल सी बात है, -13.6 के बाद जहां पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है वो एनर्जी -3.4। इसके बीच की कोई एनर्जी लेवल एग्जिस्ट नहीं करती। तो बोलने का मतलब ये है कि एनर्जी के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही रह सकते हैं। तो ये हम लोगों ने मैथमेटिकली प्रूव किया है, बट आज मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो कुछ ही पर्टिकुलर वैल्यूज ले सकते हैं। तो ये टॉपिक क्या है पहले इसको समझो। एविडेंस। एविडेंस बोले तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रूफ दूंगा जहां पे मैं प्रूफ करूंगा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी के कुछ ही पर्टिकुलर वैल्यूज ले सकता है, कोई भी पर्टिकुलर एटम में सारे वैल्यूज नहीं ले सकते एनर्जी। अब इसमें एक शब्द है क्वांटाइज्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है और बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इसके बारे में कि क्वांटाइज का मतलब क्या है। भाई बहुत सिंपल है, क्वांटाइज कॉन्सेप्ट एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखो ध्यान से, यदि क्वांटाइज्ड का आप डेफिनेशन पहले समझो, तो क्वांटाइज्ड का मतलब होता है द रेस्ट्रिक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू डिस्क्रीट वैल्यूज is known as quantization। इस डेफिनेशन में एक वर्ड थोड़ा सा टफ है, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है यूनिक, फिक्स्ड, यूनिक एंड फिक्स्ड। अब देखो इस डेफिनेशन को समझते हैं। इस डेफिनेशन को समझने से पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं, फिर डेफिनेशन है। सपोज करो आप एक स्ट्रेट ग्राउंड में खड़े हो, ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हो, ये 0 मार्क दे रहा हूं मैं, 100 मीटर मार्क दे रहा हूं, ठीक है।
आप यहाँ पे खड़े हो, मैं आपको बोला कि बेटा आप 5 मीटर पे खड़ा हो जाओ जाके, तो आप मेजरिंग टेप लोगे, 5 मीटर नापोगे और 5 मीटर पे खड़ा हो जाओगे यहाँ से। ओके, मैं बोला बेटा आप 20 मीटर पे खड़ा हो जाओ, फिर 20 मीटर नाप सकते हो, 20 मीटर पे खड़ा हो जाओ। मैं आपको बोला 56.6 मीटर पे खड़ा हो जाओ, तो आप 56.6 मीटर पे भी खड़ा हो सकते हो। बोलने का मतलब क्या है, 0 और 100 मीटर के बीच में कोई भी वैल्यू को आप पकड़ के वहां पे खड़ा हो सकते हो। बट यदि मैं इसी जगह पे एक सीढ़ी लगा देता हूं, समझो ये एक मानो सीढ़ी, ठीक है, लैडर, और हर एक लैडर 1 मीटर की है, मान लो हर एक लैडर इज 1 मीटर। ओके, अब मैं बोलूंगा कि बेटा 1 मीटर हाइट पे खड़े हो जाओ जमीन से, तो ये वाला जमीन है, तो आप 1 मीटर हाइट पे खड़ा होने के लिए यहाँ पे खड़ा हो जाओ, पहला सीढ़ी पे चढ़ जाओ। अब मैं बोलूंगा कि बेटा 2 मीटर हाइट पे खड़ा हो जाओ, तो आप 2 मीटर हाइट के लिए 1 मीटर ये सीढ़ी, 1 मीटर ये सीढ़ी, तो 2 मीटर हाइट पे खड़ा हो गए दूसरा सीढ़ी पे जाके। अब यदि मैं आपको बोला कि बेटा 1.5 मीटर पे खड़ा हो जाओ जाके, तो आप तो माथा नोचने लग जाओगे कि 1.5 मीटर कहां होगा भाई, 1 मीटर और 0.5 मीटर, मतलब आपको यहाँ पे हवा में खड़ा होना। क्या आप हवा में खड़ा हो सकते हो? नो सर। नहीं हो सकते। तो इस लैडर के केस में, इस लैडर के केस में आप हाइट का कुछ ही पर्टिकुलर वैल्यूज ले सकते हो, है कि नहीं? या तो आप 1 पे खड़े होगे, या 2 या 3 या 4 पे खड़े हो सकते हो, 1.5, 1.6, 1.7 पे खड़ा नहीं हो सकते। बट यहां पे आप कहीं भी खड़ा हो जाते। तो हम इस केस में कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही पकड़ पा रहे हैं, उस केस को हम बोलेंगे द प्रॉपर्टी इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे हम हाइट के कुछ ही पर्टिकुलर वैल्यूज ले सकते हैं, सारे वैल्यूज नहीं ले सकते। तो यहाँ पे हाइट क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइज शब्द का डेफिनेशन क्या होता है? वेरी सिंपल, कि हम रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, हम रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है वो अनाप शनाप कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता है, वो कुछ यूनिक और फिक्स्ड वैल्यूज ही पकड़ सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? कुछ पर्टिकुलर फिक्स्ड एनर्जी ही पकड़ सकता है, सारे एनर्जीज तो नहीं ले सकता है। इलेक्ट्रॉन की रेडियस, जिस रेडियस में घूमेगा वो फिक्स्ड है, पहला सेल 0.529 एंगस्ट्रॉम में घूमेगा, या दूसरा सेल 4a0 डिस्टेंस हाइड्रोजन के लिए वहां पे घूमेगा, या 9a0 डिस्टेंस पे घूमेगा। 2a0 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है क्या हाइड्रोजन एटम में? नो सर। नहीं घूम सकता है, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड है, वो कुछ पर्टिकुलर ही वैल्यूज पकड़ सकता है। तो चलो वो तो हम लोगों ने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, मैथमेटिकल प्रूफ है हमारे पास, बट एक प्रैक्टिकल प्रूफ भी देखिए। तो ये जो प्रूफ मैं दूंगा आपको विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम, विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होती है उसको समझने से पहले आपको मैं स्पेक्ट्रम वर्ड का मतलब समझाऊं। पहले स्पेक्ट्रम वर्ड का मतलब समझो, और थोड़ा मोड़ा मैं पहले भी समझा दिया हूं। सपोज करो ये एक प्रिज्म है, ठीक है ना, ये एक प्रिज्म है, और मैं इस पे एक व्हाइट लाइट डालता हूं, तो व्हाइट लाइट अपने बाकी 7 कंपोनेंट्स में टूट जाएगी, टूटेगी टूटेगी। तो टूटेगा कुछ ऐसे 7 कंपोनेंट में। ओके, मैं सारे नहीं बना रहा, तो समझ लेना 7 कंपोनेंट्स में टूट जाते। कौन कौन से? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है कि
व्हाइट लाइट के सातों कलर में सबसे ज्यादा डिविएशन किस कलर का होगा? वायलेट वायलेट वायलेट। क्यों? क्योंकि डिविएशन जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वेवलेंथ जितना कम डिविएशन उतना ज्यादा, और वायलेंट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो वायलेंट की डिविएशन सबसे ज्यादा। अब इस सेपरेटेड वेवलेंथ को, ये सारे वेवलेंथ जो सेपरेट हो गए, इन सारे सेपरेटेड वेवलेंथ को यदि मैं एक फोटोग्राफिक फिल्म पे कैप्चर करता हूं, फोटोग्राफिक फिल्म तो जानते ही हो ना, एक फोटोग्राफिक फिल्म पे कैप्चर करता हूं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर मिलते हैं। मतलब मैं परफेक्ट स्केच नहीं है, यहाँ में दिखा रहा हूं, आपको डिफरेंट डिफरेंट रीजन मिलेंगे, वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना? अलग अलग रीजन मिल जाएंगे आपको विद गियर। यहाँ पे वायलेट होगी, फिर इंडिगो होगा, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो फोटोग्राफिक फिल्म पे जो आपको डिफरेंट कलर्स मिले अलग अलग रेडिएशन के, उसे हम बोल रहे हैं स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम। ओके, और यदि विजिबल स्पेक्ट्रम को आपको देखना है तो मैं आपको दिखाऊंगा आज की विजिबल स्पेक्ट्रम को यदि फोटोग्राफिक फिल्म पे कैप्चर किया जाए तो कैसा दिखेगा। बट उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्पेक्ट्रम कितने टाइप के। ये तो हो गया विजिबल स्पेक्ट्रम, एक फोटोग्राफिक फिल्म पे कैप्चर किया। वायलेट सबसे ज्यादा डिविएटेड, रेड सबसे कम डिविएटेड। अब स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो स्पेक्ट्रम बेसिकली होती है दो टाइप। एक होती है नेचर के हिसाब से और दूसरी होती है ऑरिजिन के हिसाब से। यदि हम लोग नेचर के हिसाब से क्लासिफाई करें तो नेचर के हिसाब से दो स्पेक्ट्रम होती है, एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरी होती है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। अब बेटे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? जैसे कि ये वाला वायलेंट लाइट है, फिर उसी में मर्ज्ड है उसके बाद इंडिगो, फिर उसी में मर्ज्ड है ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, फुल्ली मर्ज्ड रहती है एक दूसरे में। मैं आपको दिखाता हूं कि विजिबल स्पेक्ट्रम कैसा दिखता है। विजिबल स्पेक्ट्रम एक एग्जांपल है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। ओके, देखो आपको एक इमेज दिख रहा होगा नीचे में, ये वाली जो इमेज दिख रही है ये फोटोग्राफिक फिल्म पे व्हाइट लाइट के सारे रेडिएशन को डिवाइड करके कैप्चर किया गया। आपको दिख रही है वायलेंट, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये क्या एक दूसरे से कहीं बटा हुआ है? नहीं, सब एक दूसरे में मर्ज्ड। तो जब सब एक दूसरे में मर्ज्ड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ओके, वी कॉल इट एज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एक एग्जांपल आप लोगों ने ये देखा, विजिबल स्पेक्ट्रम। और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का यदि हम लोग बात करें तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का मतलब होगा कि मान लो कि बीच में से कोई गायब हो गया, ऑरेंज गायब हो गया, मान लो वो कहीं एब्जॉर्ब हो गया ऑरेंज वाला, तो ये बीच वाली पोर्शन तो गायब हो गई है। तो बीच में यदि कोई गायब है, कोई पार्ट मिसिंग है, तो उस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ओके, और ओरिजिन के हिसाब से यदि हम लोग बात करें तो ओरिजिन के हिसाब से दो होती है, वन इज एमिशन स्पेक्ट्रम और अनदर इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब देखो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम तो आपने इमेज देख लिया, आपकी आइडिया क्लियर हो गई।
डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्या होता है, मैं इमेजेस दिखाऊंगा क्योंकि इसके बारे में डिटेल्स में हमें पढ़ना है। एमिशन स्पेक्ट्रम भी क्या होती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी क्या होती है, ये हम लोग डिटेल्स में आज की क्लास में। ओके, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम का एक आप लोगों को एग्जांपल याद रखनी चाहिए, विजिबल, और कभी कभार पूछ लिया जाता है कि इसका रेंज क्या है। इसका रेंज आपको इन फ्रीक्वेंसी मालूम होनी चाहिए। इट्स 7.5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज टू 4 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। ये 7.5 ये वायलेट की है फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, और ये रेड की है फ्रीक्वेंसी सबसे कम, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में विजिबल रेडिएशन का रेंज, ओके, विजिबल रेडिएशन। तो विजिबल रेडिएशन की जो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होती है वो इस रेंज में होती है, इस फ्रीक्वेंसी से लेके इस फ्रीक्वेंसी तक, ओके। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर दो, और हम लोग सबसे पहले समझेंगे इस स्पेक्ट्रम को, एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ पूछना है किसी को, कोई डाउट? आई सपोज नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा स्क्रीनशॉट लेना है क्या किसी को? ले लो जल्दी से। चलिए चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होती है? ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस पोर्शन को आप डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझ आएगा। ओके, पहले देख लो इन सब सारे चीज को, फिर एनसीईआरटी को सब पढ़ना, तब आराम से समझ। एमिशन स्पेक्ट्रम, सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या होता है मैं वो लिखता हूं। The spectrum of radiation, the spectrum of radiation emitted by a substance that has absorbed energy ओके। तो एमिशन स्पेक्ट्रम का ये डेफिनेशन होता है, और फिर वही बात बोलूंगा कि डेफिनेशन से डेफिनेटली कुछ नहीं समझ। तो पहले मैं कुछ पिक्चर्स के साथ आपको समझाने का कोशिश, फिर डेफिनेशन क्या है, ओके। तो देखो, सपोज करो, देखो बोर मॉडल तो इसलिए पढ़ाया था आपको पहले कि आप इस चीज को अच्छे से समझो। सपोज करो कि ये दो एनर्जी लेवल है, सपोज करो ये दो एनर्जी लेवल है, ओके। This is lower energy level E1, this one is higher energy level E2। अब एक इलेक्ट्रॉन का मन कर रहा कि मैं हायर एनर्जी लेवल में चल जाऊं, तो उसको किसी सोर्स से एनर्जी गेन करना पड़ेगा, किसी फोटोन से एनर्जी गेन करना पड़ेगा। तो क्या करेगा, कोई फोटोन से ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और हायर लेवल में चला जाएगा। बोलने का वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चल गया, मान लेते हैं ग्राउंड स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला। अब एक सिंपल सी कहानी है कि एक्साइटेड स्टेट या कोई चीज की एक्साइटमेंट ज्यादा देर नहीं टिकती। यदि आपको कोई चीज का खुशी हुआ, कोई बात को लेके मानो आपको बहुत खुशी हुई, एक्साइटमेंट हुई, तो आप थोड़ा देर उड़ लिए हवा में, इधर उधर पूरा घूम लिए, फिर नॉर्मली लास्टली आप फिर अपना नॉर्मल लेवल में आ जाते। ठीक वही कहानी इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एक्साइटेड स्टेट में तो चला जाता है, बट उसकी एक्साइटमेंट ज्यादा देर नहीं रहती है, उसे एक्साइटेड स्टेट से वापस नीचे आना पड़ता है ग्राउंड स्टेट।
एक्साइटमेंट नहीं टिकती है उसकी। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन भले E2 में चला गया है पर उसकी एक्साइटमेंट या उसकी खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं रहती है, नॉर्मल ह्यूमन नेचर के जैसा। तो इलेक्ट्रॉन वहां से नीचे आता है, फिर से ग्राउंड स्टेट। जब फिर से वो ग्राउंड स्टेट में आया तो क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा। सपोज करो उसने 10 की एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया था, तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा नीचे आने में? 10 पता नहीं है। ओके, अब यहाँ पे बोलने का एक छोटा सा मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर सिस्टम है ग्राउंड स्टेट में, तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोटॉन्स और क्वांटम एब्जॉर्ब किए होंगे और हायर एनर्जी में गया। और हायर एनर्जी बोले तो एक्साइटेड स्टेट में गया होगा, पर एक्साइटमेंट तो कितनी नहीं होगी, सब नीचे लौट के आया होगा ग्राउंड स्टेट में। तो सब जब लौट के आया होगा तो कोई कुछ एनर्जी लेवल से दूसरी फोटोन और कोई कुछ एनर्जी लेवल से तीसरी फोटोन, मतलब बहुत सारे रेडिएशन एमिट हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर जाने वक्त बहुत सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब भी हुए होंगे। तो अब ये डेफिनेशन को समझना डेफिनेटली बहुत आसान हो जाएगा। चलो समझते हैं। देखो, जब कोई सब्सटेंस एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, जब कोई सब्सटेंस एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद जब हायर लेवल में चला जाता है, और हायर लेवल में जाने के बाद जब उसकी एक्साइटमेंट खत्म होती है और वो नीचे आता है, तो क्या करता है, कुछ रेडिएशंस को एमिट करता है, कुछ रेडिएशन को एमिट करता है। और जो रेडिएशन को एमिट करता है, यदि उन रेडिएशन को हम एक फोटोग्राफिक फिल्म पे कैप्चर करें, एक फोटोग्राफिक फिल्म पे कैप्चर करें प्रिज्म से पानी के बाद, फोटोग्राफिक फिल्म पे कैप्चर करें, तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिले। ऑब्वियसली बात, बहुत सारे रेडिएशन आ रहे हैं, एक हमें रीडिंग मिलेगा, कुछ कलर्स मिलेंगे। तो डेफिनेशन वही है कि स्पेक्ट्रम हमें मिला है। ओके, रेडिएशन की स्पेक्ट्रम जो एमिट होती है मिलती है जब एक सब्सटेंस ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, एनर्जी ऑब्जर्व किया, ऊपर गया, लूज किया, नीचे आया, तो उसी को फोटोग्राफिक फिल्म पे कैप्चर किए, वही तो है एमिशन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रा बोलो। ओके, और डिटेल्स में हम लोग इसको देखते हैं। अब मैं एक लाइन लिखूंगा, आप मुझे बताओगे कि ये ट्रू है कि फॉल्स। एक्साइटेड स्टेट can emit radiation. No, sir. ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। क्या ये ट्रू है फॉल्स? ट्रू है फॉल्स है? कोई नहीं बोल सकता? चलिए बोलता हूं मैं। एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट, एक पर्टिकुलर एटम एक्साइटेड स्टेट में गया है, इसका मतलब क्या, उसके इलेक्ट्रॉन है ना एक्साइटेड। सिंपल सी बात है। एक्साइट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है ना एक्साइट होता है। एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट, ओके, will emit radiation। अरे एक्साइटेड स्टेट में गया तो रेडिएशन एमिट कर रहा है कि नहीं, एमिट कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? No, sir. यस सर, कर रहा है सर। कौन बोला नो सर? एक्साइटेड स्टेट में गया तो फिर डी एक्साइट हुआ तो एमिशन रेडिएशन निकाला नहीं, निकाला तो, ठीक है ना।
एटम्स जब एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो एक्साइटमेंट उसकी नहीं टिकेगी, जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया तो उन सबको वो निकालेगा, ठीक है ना, ट्रू है। तो एटम जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो रेडिएशन एमिट करता है। अब उसको मैं क्या कर रहा हूं, सेपरेट कर रहा हूं एक प्रिज्म से पास करके। आपको मालूम है प्रिज्म डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ में बांटते हैं, तो परफेक्टली ये स्टेटमेंट ट्रू है, किसी को कोई फॉल्स नहीं लग रहा अभी, अब 100% ट्रू। ओके, अब देखो हम लोग करते क्या है, सपोज करो ये एक सैंपल है, कोई भी पर्टिकुलर सैंपल है, कोई भी पर्टिकुलर चीज है जो एक्साइटेड स्टेट में है, मैं ES लिख रहा हूं, एक्साइटेड स्टेट मतलब इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गई है, कुछ रेडिएशन या कुछ फोटॉन्स या बोले तो क्वांटम एब्जॉर्ब। तो जब एक्साइट हुआ होगा तो डी एक्साइट भी हुआ होगा, नीचे भी आया होगा, जब नीचे भी आया होगा तो रेडिएशन निकला होगा, तो कुछ रेडिएशन इससे निकलेगी। ओके, कुछ रेडिएशन इससे निकला होगा। अब इस रेडिएशन को हम लोग क्या करते हैं, स्लिट के थ्रू नैरो कर देते हैं। स्लिट मतलब एक छोटा सा होल से पास करवाते हैं ताकि ज्यादा फैले नहीं, होल से पास करवाने का मतलब है कि पहले छोटा होल कर देते हैं। इसी तरह से डाल रहे हैं एक प्रिज्म के ऊपर, तो प्रिज्म का तो कैपेसिटी होता ही है कि वो बहुत सारे मिले हुए वेवलेंथ को जो एक जगह है उसको सेपरेट कर सकता है, वेवलेंथ के आधार या फ्रीक्वेंसी के आधार तो सेपरेट हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक फोटोग्राफिक फिल्म पे कैप्चर, तो जो रीडिंग मिलेगी मुझे यहाँ पे वही तो होगी एमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, अंडरस्टूड, सिंपल। एक्साइटेड सैंपल है, रेडिएशन निकालेगा डी एक्साइट होने के बाद, उसको मैं प्रिज्म से पास किया, प्रिज्म डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ में बांट दिया, फोटोग्राफिक फिल्म पे कैप्चर किया, फिल्म पे अलग अलग टाइप की हमको रीडिंग मिल जाएगी, उसी को हम बोल रहे हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। अब एक डेफिनेशन यहां पे लिखूंगा, लाइन स्पेक्ट्रम। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या होगा ध्यान से, लाइन स्पेक्ट्रम ये इंपॉर्टेंट है। ओके, फोटोग्राफिक रीडिंग, photographic reading of separated wavelength containing bright lines। देखो लाइन स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन क्या हो गया, फोटोग्राफिक रीडिंग मतलब एक फोटोग्राफिक फिल्म पे रीडिंग। ओके, अब वो क्या है, इसकी रीडिंग है फोटोग्राफिक रीडिंग ऑफ सेपरेटेड वेवलेंथ जो सेपरेटेड है, और वो क्या कंटेन करती है खुद में, उसमें ब्राइट लाइंस रहेंगी, जो भी विजिबल वाले लाइंस रहेंगे, वो डिपेंड करती है कि कौन कौन निकला है, ठीक है ना। तो लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, कुछ नहीं, एक फोटोग्राफिक रीडिंग है, इसका वो सेपरेटेड वेवलेंथ का जो एक एटम डी एक्साइट होने के बाद रिलीज किया है, मतलब एमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, लाइन स्पेक्ट्रम क्या हो गई, फोटोग्राफिक रीडिंग इसका सेपरेटेड वेवलेंथ का, उसमें होता क्या है, ब्राइट लाइन, बात खत्म। ओके, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। और एक रीडिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, एक ओरिजिनल एक्सपेरिमेंटल रीडिंग आपको मैं दिखा रहा हूं सोडियम की। सोडियम का पे विजिबल रेडिएशन डाले गए और सोडियम ने उसे एब्जॉर्ब किया, एक्साइट होके हायर लेवल में गया उसका इलेक्ट्रॉन, फिर जब नीचे आया तो क्या दिखी वो हम लोग देखते हैं। चलो एक इमेज देखना आराम से, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। मैं फिर रुक जाऊं थोड़ा। देखो बेटा, इमेज दिख रही है स्क्रीन पे सबको? Yes, sir. देखो आप ऊपर वाला देखना, नीचे वाला नहीं, ओनली यू विल सी द अपर पार्ट, नीचे वाला को नहीं देखना है, ठीक है ना। आपको ऊपर वाले में आप देख रहे हो सोडियम का फोटोग्राफ,
जरा ध्यान से देखिए, चलिए ऊपर वाला जो आप देख रहे हो वो सोडियम की एमिशन स्पेक्ट्रम है। बोलने का मतलब क्या है, सोडियम का एक एक्साइटेड सैंपल है, उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब किया, हायर लेवल में गया और डी एक्साइट जब हुआ तो नीचे आया, और जब नीचे आया तो वो दो ब्राइट येलो लाइंस को रेडिएट आउट किया, जो फोटोग्राफिक फिल्म पे आपको रीडिंग दिख रही है, और बाकी एरिया आपको काला दिख रहा है। बाकी एरिया काला क्यों दिख रहा है, क्योंकि सोडियम पे जब आप विजिबल लाइट्स डालते हो तो वो येलो वाले को एब्जॉर्ब कर लेता है, और येलो वाले को जो एब्जॉर्ब करता है उससे एक्साइट हो जाता है, और एक्साइट होने के बाद जब डी एक्साइट होता है तो वही येलो वाले को रिलीज करता है, जो आपको एक फोटोग्राफिक फिल्म पे दिखती है, दिस वन। ओके, तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोडियम के एमिशन स्पेक्ट्रम में जो दो ब्राइट लाइंस रहते हैं वो किसकी रहती है, वो येलो कलर की है, ठीक है ना। आई सपोज आइडिया क्लियर हो गया होगा। दिस वन इज एमिशन स्पेक्ट्रम। अब आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछा, एक सिंपल सा, देखता हूं कौन बच्चा इसका जवाब देता है, कि हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल कॉजेज एमिशन स्पेक्ट्रम, ये ट्रू है कि फॉल्स है? सर एक बार फिर से कहिए तो। हायर एनर्जी से जब लोअर एनर्जी आया तब एमिशन स्पेक्ट्रम दिखती है, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। 100% True है सर। एमिशन स्पेक्ट्रम हमको तभी दिखती है जब हायर एनर्जी लेवल से कोई नीचे एनर्जी लेवल। ओके, गॉट इट। तो दो चीज इसमें याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ट्रिकी पूछ देता है कि एमिशन स्पेक्ट्रम कब होता है, जब एक सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। सबसे पहले तो उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करना है, ठीक है ना, और फिर उसके बाद जब डी एक्साइट होता है तो वो एनर्जी रेडिएट। अंडरस्टूड? तो ये दो वर्ड याद रखना, एमिशन स्पेक्ट्रम इज कॉज्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ओके, फिर उसके बाद हायर टू लोअर आती है, तो ये बस सिंपल, और कुछ नहीं। बहुत सिंपली हम लोग पढ़ रहे हैं और आराम से समझ भी रहे हो गया। बेटा स्क्रीनशॉट लेना है क्या इसका? यस सर। हाँ ले लो जल्दी। सर हम्म, सर ये स्लिट क्या होता है और उसका यूज क्या हो रहा है? स्लिट क्या होता है, उसका यूज क्या होता है? देखो स्लिट क्या होता है, यदि हम लोग डायरेक्ट रेडिएशन मारे तो डायरेक्ट रेडिएशन पूरा फैल के जाएगा, तो फैल के जाए तो सही नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं, नैरो बीम बनाते हैं। नैरो बीम बनाने से एक पॉइंट पे फोकस होगा और फिर डिवाइड। अंडरस्टूड? तो स्लिट नॉर्मली यूज किया जाता है एक स्ट्रॉन्ग नैरो बीम लाने के लिए, ओके, नहीं तो पूरा फैल जाएगा ये। ओके, यस सर। स्लिट सर ये देखने में कैसा होता है? क्या बोल रहे हो बेटा? देखने में कैसा होता है ये? स्लिट एक होल कर दो, दिखा देता हूं कैसा होता है, रुको रुको एक्सपेरिमेंटल दिखा भी देता हूं, 2 मिनट रुक जाओ, दिखा देता हूं कैसा। देखो स्लिट कैसा होता है, बस एक सीट होता है उसमें छेद कर दिया जाता है और कुछ नहीं। ये वाला देखो, दिख रही है, ये वाली स्लिट है, ये वाला जो होल है, ये वाला ब्लैक वाला, समझ गए? यस सर। इसको डिटेल्स में मैं बताऊंगा अभी, रुको, जब हाइड्रोजन पढ़ाऊंगा ना तब डिटेल। सर स्लिट के बाद ये कार्डबोर्ड है क्या? बेटा मैं हाइड्रोजन पढ़ूंगा, कुछ में भी सिलेक्ट कर सकते हो, कार्डबोर्ड में होल कर दो या लेड के सीट्स में होल कर दिया जाता है तब पास। दैट इज नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस, वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट, बस नैरो बीम करने के लिए। ओके, आगे बढ़े, मिटा दे इसको। यस सर। यस सर।
ओके, अब हम लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उससे पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। चलिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ध्यान से देखना है इसको, आराम से, सिंपल टॉपिक है। देखो ध्यान से ये समझिए, एन एटम, ये थोड़ा ट्रिकी है और कुछ नहीं। एक एटम अपने ग्राउंड स्टेट में है, मतलब मिनिमम एनर्जी स्टेट में। एक एटम इन ग्राउंड स्टेट कैन एब्जॉर्ब सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट। तो एक चीज ग्राउंड स्टेट में बैठा हुआ है, भिखमंगो जैसा बैठा हुआ है, तो कहीं से एनर्जी मिलेगी, तो कुछ एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर सकता है, ऐसा हो सकता है। ओके, सपोज करो मैंने एक सैंपल लिया है, ये सैंपल ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है ना, ये एक सैंपल है, इसके अंदर में कोई चीज है, दिस इज ग्राउंड स्टेट। मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर एक व्हाइट लाइट डाल रहा हूं, एक व्हाइट लाइट। अब बेटा व्हाइट लाइट कितने कंपोनेंट से बनी हुई है? 7. 7 components. अब मान लो एक पल के लिए कि 7 कंपोनेंट में से जब इसके थ्रू मैं व्हाइट लाइट पार कर रहा हूं तो ये 3 कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर, जब 3 कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर लिया तो आगे जो रेडिएशन निकला है उसमें कितने कंपोनेंट्स होंगे व्हाइट लाइट? 4 कंपोनेंट होंगे, एब्जॉर्ब हो गई। ओके, 4 आगे बढ़ा। ओके, ये जो 4 आगे बढ़ा तो मैं उसको फिर वही कहानी कर रहा हूँ, सेपरेट करता हूँ, एक छोटे से स्लिट से पार करके प्रिज्म पे डाला। ओके, और प्रिज्म पे डालने के बाद प्रिज्म इसको डिफरेंट पार्ट में बांटा। तो अब ये सी बात है, आपको एक फोटोग्राफिक फिल्म पे 4 लाइंस मिली। बड़े अब जो मिसिंग कंपोनेंट है, ये तो पूरा फोटोग्राफिक फिल्म पे होना चाहिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बट कुछ मिसिंग है। जो मिसिंग होगा वो जगह पे क्या काला हो जाएगा, तो कुछ होगा ही नहीं उस रीजन का, तो वो जगह पे तो काला ही होगा। तो मिसिंग कंपोनेंट जो रहते हैं, जो एब्जॉर्ब हो गए, वो जगह पे क्या रहेगा, काला रहेगा। तो मिसिंग कंपोनेंट्स produces dark region। ओके, अब देखिए ये आइडिया बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा जब आप इमेज देखोगे। इसका इमेज देखो ध्यान से और आइडिया क्लियर करो। एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म की रीडिंग है। बेटा अब आप नीचे वाला देखोगे, ऊपर वाला मत देखना, ठीक है? ध्यान से देखिएगा नीचे वाली इमेज को। नीचे वाले इमेज में आपको 2 ब्लैक लाइंस दिख रहे हैं, ठीक है ना? अब ये 2 ब्लैक लाइंस दिखने का मतलब क्या है वो मैं समझाता हूं। सपोज करो ये एक सैंपल है, ठीक है ना, सोडियम का। मैं इस पे व्हाइट लाइट डाला, ठीक है ना, 2 एब्जॉर्ब कर लिया उसने और बाकी सबको लीव किया, और जब बाकी सबको जो लीव किया उसको फोटोग्राफिक फिल्म पे हम कैप्चर किए, तो वो 2 जो येलो वाला एब्जॉर्ब हो गया, वो क्या किया, 2 काला लाइन दिया, जो 2 काला लाइन आपको यहाँ दिख रहा है, और बाकी सब लाइंस क्या है, कलर्ड है।
दिख रहे हैं ना साफ आपको। तो सोडियम के सैंपल से जब व्हाइट लाइट पार किया गया तो येलो के 2 रेडिएशन को उसने एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी सब पार हुआ। जिसको एब्जॉर्ब किया वो मिसिंग कंपोनेंट है और मिसिंग कंपोनेंट काला रीजन दिया। ओके, और बाकी सब कलर मौजूद थी तो बाकी सब कलर यहाँ पे आपको ब्राइट रीजन दिया। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा है कि ध्यान से एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर से ये इमेज दिखाऊंगा आपको कि देखो यहाँ पे समझना क्या है कि ये जो 3 एब्जॉर्ब हो गया तो ये सोडियम के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया होगा। ओके, कोई 3 डिफरेंट लेयर में पहुंचाया होगा, एक्साइट करवा। ओके, मतलब ये सोडियम तो नहीं है, मतलब एक सिंपल कोई दूसरा सैंपल है। मानो ये 3 एब्जॉर्ब हो गया तो इसने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया होगा हायर एनर्जी लेवल पे। तो ये वाला जो 3 एब्जॉर्ब हुआ है वो किस स्पेक्ट्रम में दिखेगा? नो, ध्यान से सुनो, यदि नहीं समझ आई तो ध्यान से सुनो। ये 3 जो एब्जॉर्ब हो गया ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया? एक्साइट कर। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर चले और फिर वहां से जब नीचे आई तो ये 3 रेडिएशन को उसने रिलीज किया। तो हायर एनर्जी स्टेट में जाने के बाद जब लोअर आती है और जब जो रेडिएशन रिलीज करता है उसको हम लोग कौन सा स्पेक्ट्रम बोलते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रम। तो कहानी ये है यहाँ पे कि जो एब्जॉर्ब हो जाती है, जो एब्जॉर्ब हो जाती है वो यहाँ पे तो काला रीजन देता है, बट एमिशन वाले में वही ब्राइट रीजन देता है। ओके, अब देखो इमेज देखोगे तो फिर से आइडिया क्लियर होगी आपकी। ध्यान से देखना इमेज को फिर से। देखो सोडियम में क्या हुआ था कि जब सोडियम पे व्हाइट लाइट गिरा था तो उसने येलो के 2 रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिए। ओके, येलो के 2 रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गए और वही एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके हायर लेवल में ले गया और हायर लेवल से जब इलेक्ट्रॉन नीचे लेवल में आया तो वही येलो रेडिएशन आपको एमिशन स्पेक्ट्रम में दिखा। गॉट इट? तो बोलने का मतलब, अब एक चीज ध्यान से सुनना कि एब्जॉर्प्शन रेडिएशन में, सॉरी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो ब्राइट रीजन होते हैं वो एमिशन स्पेक्ट्रम में डार्क रीजन होते हैं। ओके, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो डार्क रीजन होते हैं वो एमिशन स्पेक्ट्रम में ब्राइट रीजन होंगे। तो बोलने का मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि एमिशन स्पेक्ट्रम इज जस्ट द नेगेटिव ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या मैं बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? यस सर, 100% बोल सकता हूं, सिंपल सी बात है। ओके, गॉट इट? तो यहाँ पे कुछ नहीं है, वेरी सिंपल टॉपिक। अब यहाँ पे एक लाइन में लिख देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। एमिशन स्पेक्ट्रम इज नेगेटिव, या बोलो ऑपोजिट, नेगेटिव ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्योंकि यहाँ पे ये जो 3 एब्जॉर्ब हो गया था वो यहाँ पे नहीं रहेगा, वो ब्लैक लाइन रहेगी और यही 3 कलर्ड लाइन किसमें रहेंगे? जब डी एक्साइट होके एमिशन स्पेक्ट्रम। वेरी सिंपल। ओके, गॉट इट? तो ये कहानी है एमिशन स्पेक्ट्रम की और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब हम लोग स्पेशल रेफरेंस देके हाइड्रोजन का देखेंगे, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम देखेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखिए, क्योंकि यदि कंसंट्रेशन आपका कहीं पे टूटा होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी आगे की चीज समझ। इसलिए इस वीडियो को 2-3 बार आप लोग देख लेना ताकि पूरी आइडिया क्लियर हो जाए। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ता हूं। चलिए, ओके, अब देखता हूं हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये सब लाइन आ रहे हैं, इससे इनको हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम।
अच्छा एक बात बताओ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मानो ऑरेंज के 2 फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है, तो क्या वो एमिशन स्पेक्ट्रम में दिखेंगे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जहां जहां ब्राइट लाइंस रहेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम में वहां क्या रहेगा? डार्क रहेगा। डार्क रहेगा। बात समझ गया साहब, वेरी गुड। अब चलिए हम लोग देखते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब ये टॉपिक इसी के अंदर में है, ये टॉपिक खत्म नहीं हुई। मैं आपको लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन दिखाऊंगा। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन यदि देखते हो, मैं हाइड्रोजन का आपको एमिशन स्पेक्ट्रम बता रहा हूं और ओरिजिनल वाला भी दिखाऊंगा जो फोटोग्राफिक फिल्म पे लिखी हुई, पहले समझ लो। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, दिस वन इज एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जो ऑब्जर्व किया गया था विजिबल रेंज में, वो आई थी एक वायलेंट लाइन। अच्छा एक बात बताइए, वायलेंट होता है कि वायलेट होता है? सर वायलेट। Violet. वायलेंट होता है ना। वायलेंट मतलब तो लड़ाई झगड़ा वाला हो गया, वायलेट होगा ना। ओके, तो एक वायलेट, फिर दूसरा इंडिगो, या इसको बोल सकते हो ब्लू, बोल सकते हो। वायलेट के बाद ब्लू है, इंडिगो ब्लू लेकिन है। फिर ग्रीन, 4 लाइन दिखती है हाइड्रोजन की। और रेड। ओके, अब तो एक चीज बताता हूं आपको, ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होते हैं ना, हर एटम के लिए यूनिक होता है। जैसे बारकोड्स होते हैं, किताब के पीछे में बारकोड लिखा हुआ देखते हो ना, जो बारकोड होते हैं, जैसे ये देखो आप लोग, ये वाला देख रहे हो ना, ये वाला दिख रही है, हाँ Yes. ये बारकोड है। बारकोड क्या होता है? हर प्रोडक्ट का यूनिक आइडेंटिटी कंटेन करता है। शायद आप लोग को यदि मालूम हो तो बारकोड में बहुत सारा चीज स्टोर रहता है, उसकी मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर होती है, वो कहाँ प्रोड्यूस हुआ, उसकी रिटेल प्राइस क्या है, मैन्युफैक्चरर की प्रॉफिट क्या है, इत्यादि बहुत सारे डिटेल्स उसमें स्टोर्ड होते हैं। तो बारकोड, हमें एक बारकोड को जब स्कैन करोगे ना, तो आपको बहुत डिटेल्स उसमें मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार ये जो फोटोग्राफिक रीडिंग होती है डिफरेंट एटम्स की, वो सबकी डिफरेंट। आपको यदि एमिशन स्पेक्ट्रम का एक फिल्म दिया गया कोई पर्टिकुलर का, तो आप उसे देख के बता सकते हो ये किसका है, बट आपको उसके लिए डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी। ओके, जैसे बारकोड यूनिक होता है हर प्रोडक्ट का, उसी प्रकार एमिशन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यूनिक होती है हर एलिमेंट। ओके, अंडरस्टूड। तो हाइड्रोजन का यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम कुछ इस प्रकार का होता है। ओके, तो इसमें जो है उनकी सारी फ्रीक्वेंसीज मैं आपको बता दे रहा हूं, वो ध्यान से रखना। फ्रीक्वेंसीज नहीं, मैं वेवलेंथ बता। ओके, तो ये जो वायलेंट रहती है, तो वायलेंट की 410 नैनोमीटर की रहती है, 410 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली ये रेडिएशन निकलती है। ओके, और वो फोटोग्राफिक फिल्म पे आती है। दिस इज 434 नैनोमीटर वाली ब्लू वाली की लाइट पड़ती है फोटोग्राफी। दिस इज 486 नैनोमीटर की रहती है, एंड दिस वन इज 656। ओके, तो बोलने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन जब ग्राउंड स्टेट में रहता है, तो जब उस पे विजिबल रेडिएशंस गिराए जाएं,
तो ये सब फ्रीक्वेंसीज को वो एब्जॉर्ब करता है, सॉरी ये सब वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करता है और हायर स्टेट में चल जाता है। डी एक्साइट होने के बाद इन सबको लिबरेट करता है। अब देखो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखोगे कि कैसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। देखिए लो एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ इस प्रकार होता है। एक हम लोग क्या करते हैं, एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, एक डिस्चार्ज ट्यूब, और डिस्चार्ज ट्यूब में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए, और इसके अंदर में हाइड्रोजन गैस होता है, इसमें हाइड्रोजन गैस। अब जब इस इलेक्ट्रिक सप्लाई को ऑन किया जाता है, हाई इलेक्ट्रिक सप्लाई, हाई वोल्टेज जब डाली जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब इसे मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट तो होगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, जब डी एक्साइट होगा तो रेडिएशन एमिट करेगा, रेडिएशन इससे निकलती है। ओके, रेडिएशन इससे निकलती है। हम लोग क्या करते हैं कि जो रेडिएशंस है, इस रेडिएशन को सबसे पहले एक स्लिट के थ्रू नैरो कर देते हैं, स्लिट से पार करते हैं कि इंटेंसिटी थोड़ा ज्यादा मिल जाए और नैरो मिले, और फिर उसको हम लोग एक फोटोग्राफिक सॉरी प्रिज्म पे डाले। प्रिज्म इसको क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांट देता है और आपको 4 डिफरेंट लाइन विजिबल रीजन में, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, रेड, ओके, ये 4 लाइन आती है। ओके, यदि इसको थोड़ा सा समझ लो कि क्या समझ गए ना, हाइड्रोजन गैस बढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिकली एक्साइट किया गया, रेडिएशन निकली, प्रिज्म ने उसको डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ में बांटा, हमें पता चला कि ये जो 4 वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब किया था हाइड्रोजन। ओके, और उसको फिर रिलीज किया। तो एक्चुअली इसके बारे में थोड़ा सा लिख दूं तो इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स emit radiation। ये इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम है जो रेडिएशन एमिट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या किए, नैरोड थ्रू अ स्लिट, नैरोड थ्रू अ स्लिट ऑन अ प्रिज्म टू अ फिल्म। हम लोग क्या किए, नैरो कर दिए थ्रू अ स्लिट, एक प्रिज्म के ऊपर डाले, फिर एक फिल्म पे डाल दिए, तो हमें क्या मिला, लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड। ओके, और ये जो लाइन स्पेक्ट्रम होती है ना, इसमें क्या है, बहुत सारी चीज मिसिंग है, सिर्फ 4 फ्रीक्वेंसीज और बाकी तो विजिबल की सब मिसिंग है, तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं डिस्क्रीट, ठीक है ना, इसकी नेचर है डिस्क्रीट। अंडरस्टूड, हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक कंटीन्यूअस जिसमें सारे रहेंगे, डिस्क्रीट में मतलब बाकी कुछ कंपोनेंट्स मिसिंग। ओके, तो लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड, तो हाइड्रोजन की लाइन स्पेक्ट्रम हमें मिली और वो डिस्क्रीट नेचर, कुछ मिसिंग। अंडरस्टूड, और इसका एकदम ओरिजिनल फोटोग्राफिक रीडिंग देखना चाहते हो आप लोग, तो फिल्म में आपको दिखाता हूं, देखोगे कि नहीं देखोगे? यस सर। देखना है, चलो दिखा। देखो ये हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम का फोटोग्राफिक रीडिंग है, एक फोटोग्राफिक फिल्म पे ये लिया गया। तो कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, वायलेट दिखे, फिर ब्लू दिखा, फिर ग्रीन दिखा, फिर आपको रेड दिखा। अच्छा चलो एक क्वेश्चन आपके सामने, यदि आप हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखोगे तो जहां जहां पे कलर्ड लाइन है वहां पे क्या दिखेगी, ब्लैक लाइंस ब्लैक दिखेगी, और जहां जहां पे ब्लैक लाइन है वहां पे उसके कलर अरे कौन गधा है जो पेंट कर रहा है, पढ़ने आए हो शांति से पढ़ो। अंडरस्टूड, बेटा पढ़ने आए हो, पढ़ने आए हो, इंसानियत से पढ़ाई करो, ये कोई जोक नहीं चल रहा है।
वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इंडिया टॉप मोस्ट लेवल एग्जाम, एक नेशनल एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो इंडिया लेवल की, तो वहां पे घिचमिच करने से नहीं चलेगा, समझा? जो भी करा नहीं करो बेटा, देखो बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ो, ओके? तो ये समझ आ गई बेटा, हाइड्रोजन की लाइन स्पेक्ट्रम कैसी होती है देख लिए आप लोगों ने? सर आप बेटा बोलो, बोलिए बोलिए ना। इलेक्ट्रिसिटी से सिर्फ हम लोग सर ऑब्जर्व मतलब कर तो किए नहीं थे आपने? कैथोड रे ट्यूब में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कैथोड रे ट्यूब में गैस भरा था, सर बोले इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग विजिबल रेडिएशन हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा। हाँ मिल रहा है ना, ये क्या है, विजिबल रेडिएशन मिल रहा है, ओके? तो हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन को जब एक्साइट करते हो तो आप और डिटेल्स में पढ़ोगे तो और मजा आएगा। देखो ये टॉपिक और जब खुलेगा तो एक क्लास और चलेगा ये। सर Okay, मतलब बोलिए। सर इलेक्ट्रिसिटी में भी मतलब सर लाइट मतलब कलर घुसा हुआ है। ये क्या बात है? अरे इलेक्ट्रिसिटी में नहीं, इलेक्ट्रिसिटी उसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी में चला गया, ठीक सर है मतलब ना? इलेक्ट्रिसिटी का जो एनर्जी है हम सुनो, हम बता दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी होती है कि नहीं होती है? तो वो एनर्जी एटम के इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया, हायर एनर्जी लेवल में चला गया, तो कुछ उससे एनर्जी उसको मिला, और वो एनर्जी जब एक्साइटेड स्टेट में गया, जब डी एक्साइट होकर नीचे आया तो वही एनर्जी को रिलीज किया, तो वो एनर्जी जो फोटोन निकला वो फोटोन विजिबल वाली होगी, इसलिए तो विजिबल आया, ओके? अंडरस्टूड? तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है बेटा? देखो अब जो मैंने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाया था, ध्यान से देखो, अब मैं जो जो बात आपसे पूछूंगा आप बोलना कि सर ट्रू बोल रहे हैं कि फॉल्स बोल रहे हैं, ठीक है? वायलेंट थी, ओके, 410 नैनोमीटर, ओके? और फिर कौन सा कलर था जल्दी बताओ, वायलेट के बाद? ब्लू ब्लू, 454 नैनोमीटर। ओके, फिर ग्रीन 486 नैनोमीटर, फिर रेड रेड नियर टू रेड, मतलब पूरा रेड नहीं बोल सकते, ओके? अब मेरा बोलना है आपसे, एक मैं लाइन लिखूंगा, ध्यान से, ये हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम है, मैं ये एक्सपेरिमेंट को 1,00,000 बार करूंगा तो हाइड्रोजन का जो एमिशन स्पेक्ट्रम आएगा वो सेम आता, ओके? 1,00,000 बार मैंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया तो हर बार मुझे जो लाइंस मिल रहे हैं वो सेम मिल रहे हैं, ठीक है ना? आप देखिएगा ईच फ्रीक्वेंसी बोलो या वेवलेंथ बोलो, ईच फ्रीक्वेंसी इज एसोसिएटेड विथ a unique एनर्जी। ये ट्रू है कि फॉल्स है? यस सर Sir, True is- true. ट्रू है, सिंपल सी बात है, ये न्यू1 है, ये न्यू2 है, ये न्यू3 है और ये न्यू4 है, यदि तो E is equal to H न्यू1 डिफरेंट होगी, E is equal to H न्यू2 डिफरेंट होगी, H न्यू3 डिफरेंट, H न्यू4 डिफरेंट। तो हर एक फ्रीक्वेंसी या हर एक वेवलेंथ के लिए एक डिफाइंड एनर्जी, ये ट्रू है। अब देखो मैं सेकंड लाइन लिख रहा हूं, एटम्स emit radiation in fixed amount, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है सर। ट्रू कैसे पता चला? देखो हम लोगों ने एमिशन स्पेक्ट्रम देखा
और 1,00,000 बार ये एक्सपेरिमेंट को हम किए तो हर बार हमें सेम लाइंस मिल रहे हैं, और सेम लाइंस मिल रहे हैं इसका मतलब क्या है, सेम एनर्जी जंप है कि नहीं? हो सकता है, ये सही है कि नहीं? हर बार हमें सेम लाइंस मिल रहे हैं, हर बार सेम एनर्जी निकल रही है, और सेम एनर्जी कब आएगी? सेम जंप से आएगी कि डिफरेंट जंप से? सेम जंप सेम जंप से आएगी। इसका मतलब मैं एक और लाइन लिखता हूं, वो बताना। ये ट्रू है कि फॉल्स है? सर रिजाइड मतलब सर रहता है, रिसाइड मतलब रेजिडेंस होता है। सर ट्रू है। ट्रू है। इलेक्ट्रॉन रिसाइड इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन कोई फिक्स्ड जंप दे रहा है तभी ना हर बार फिक्स्ड लाइंस मिल रहे हैं हमें, तो इसका मतलब वो कोई पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से हर बार कूद रहा है, तभी हमें ये लाइंस मिल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स रहता है फिक्स्ड एनर्जी लेवल से, वो जहां मन तहां नहीं रह सकता। यदि जहां मन तहां रहता हो तो हर केस में वो डिफरेंट फोटोन एब्जॉर्ब करता, और हर केस में डिफरेंट फोटोन्स का रेडिएशन देता, और हर केस में तो वो सेम दे रहा है। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। 100% ट्रू। इलेक्ट्रॉन रिसाइड इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल। तो हम ये बोल नहीं सकते हैं क्या, energy of an electron is quantized in an atom? ये क्या हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? Yes, sir. यस सर। बोल सकते हैं। एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो कुछ ही फिक्स्ड वैल्यू ले सकता है एक एटम में, तभी ना फिक्स्ड जंप हो रही है, और हर केस में फिक्स्ड लाइंस मिल रही है, और हर केस में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है। तो हम लोगों ने लाइन स्पेक्ट्रम के मदद से ये पाया कि यदि एक पर्टिकुलर एटम का एमिशन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को लाखों बार रिपीट किया जाए तो सेम रीडिंग आएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी लेवल से जंप करते हैं, और सेम एनर्जी लेवल से जब वो जंप करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में ही रिसाइड कर रहा है या रहेगा। तो बोलने का मतलब एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो कुछ ही पर्टिकुलर वैल्यूज लेके ही है, जहां मन तहां इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। तो हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया है। ओके, तो आज के लिए फिलहाल इस पार्ट के लिए इतना ही। बट यदि कोई भी बच्चा इस पार्ट को बिना पढ़े नेक्स्ट क्लास में आता है, बिना पढ़े नेक्स्ट क्लास में कोई भी बच्चा आता है तो कुछ नहीं समझ आता। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये टॉपिक और जो नेक्स्ट क्लास की टॉपिक होगी वो बहुत ज्यादा रिलेटेड होगी। आपको नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा एक चीज कि ब्लू। हाँ बोलिए सर। बोलो ये 2 चैप्टर चल रहा है ना सर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में चल रहा है ना अभी? हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही चल रहा है बेटा। ओके सर। ओके, ये चैप्टर ही तो बेस है केमिस्ट्री की, इसको बहुत बढ़िया से पढ़ना है, बाकी सब चैप्टर तो आराम से समझते जाओ। नेक्स्ट क्लास में जब आओगे आप तो आराम से इस टॉपिक पढ़ के आना। सर 17 अगस्त का सर केमिस्ट्री क्लास सर इन नहीं दिया गया है सर ऐप में। क्या बोल रहे हो बेटा? सर 17 अगस्त का सर जो केमिस्ट्री क्लास हुआ था ना सर, आ जाएगा बेटा, आ जाएगा, आ जाएगा, काहे चिंता कर सब। सर मेरा सर बोलिए सर ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ बेटा। ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट का एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने एक बार करवाया था, बट ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट को यदि आप पढ़ना चाहते हो तो मैं बता दूंगा, बट वैसे आपके मेंस और एडवांस के सिलेबस से ये हटा हुआ चीज है, बिल्कुल क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे गए, कभी पूछा भी नहीं जाता। मैं सोचा बिना मतलब का लोड आप पे डालूंगी, बता दूंगा, बोलोगे तो ठीक है। ओके सर। बट एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया था उसके लिए। और कुछ